नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से और वाइवा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है क्रोमैटिन। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रोमैटिन क्या है, इसका नाम क्रोमैटिन क्यों पड़ा, क्रोमैटिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, क्रोमैटिन को हम लोग किस डाई से स्टेन करते हैं, उस डाई का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, क्रोमैटिन का कंपोजिशन क्या क्या होता है, क्रोमैटिन के जो टाइप हैं जैसे यू क्रोमैटिन क्या है, हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, और इसके साथ सी वैल्यू और सी वैल्यू जो कि पैराडॉक्स। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि जो क्रोमैटिन है यह कोशिका विभाजन के किस मतलब प्रावस्था में हमें विजुअल होता है, इंटरफेज क्या है, डिवीजन फेज क्या है, कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या, तमाम सारी चीज़ों को हम लोग आज एक एक करके जानेंगे। देखिए, अगर हम लोग टॉपिक के नाम पर जाएं तो क्रोमैटिन, ये पहले से आप लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियोप्लाज्म में एक थ्रेड लाइक धागे जैसी संरचना एम्बेडेड होती है, धसी होती है या पाई जाती है। उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को या संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन नाम देने का रीजन ये है कि जब इस जेनेटिक मतलब मटेरियल को बेसिक डाई से, इसमें मुख्य रूप से एसिटोकार्माइन और जो कि हेमाटोजाइलिन से हम स्टेन करते हैं, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे संरचना जो होती है न्यूक्लियोप्लाज्म में, वह कलर ले लेती है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्रोमैटिन, मतलब कोई कलर्ड मटेरियल। ठीक, तो एक लाइन अगर हम लोग बताना क्रोमैटिन क्या, तो हम लोग बताएंगे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक कलर्ड जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। पहले से आप लोग हो सकता है जान भी रहे होंगे, फ्लेमिंग नाम के जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्रोमैटिन नाम जो कि दिया था। अब पूछा जाए कि क्रोमैटिन को हम लोग किस अवस्था में देख सकते हैं या इसका अध्ययन कर सकते हैं, तो सेल साइकिल के इंटरफेज अवस्था में इसको हम लोग देख सकते हैं। सेल साइकिल क्या था, सेल साइकिल एक साइक्लिक पैथवे है, पैटर्न है, जिसमें कोई न्यूली फॉर्म सेल जो होती है डिवाइड होने के लिए अपने अंदर जो कि प्रिपरेशन तैयारी करती है। और सेल साइकिल में दो मेन स्टेप हैं, इंटरफेज और दूसरा डिवीजन फेज या एम फेज बोलते हैं। इंटरफेज में G1 S G2 तीन सब प्रावस्थाएं आती हैं। डिवीजन फेज में कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस में कई सब स्टेप है, जैसे प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसमें एनिमल सेल में बाइफरो के द्वारा होता है और प्लांट सेल में सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो ऐसे हम लोग आज के वीडियो में तमाम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानेंगे। देखिए, अगर हम लोग क्रोमैटिन देखना चाहें तो ये हमारा एनिमल सेल का डायग्राम है। इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ये पूरा डायग्राम क्या है, न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब क्रोमैटिन या जेनेटिक जो कि मटेरियल है। और इस पार्ट को हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो इसी ये जो क्रोमैटिन जो धागे जैसी मतलब संरचना है, जब इसको हम लोग स्टेन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो एक कलर ले लेता। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्रोमैटिन की जो दो टाइप हैं,
तो इसमें जो धागे जैसी संरचना है, जब इसको हम लोग स्टेन करके ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ धागे जैसी संरचना जो होती है वो डार्क स्टेन ले लेती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और मेजर जो धागे धागे जैसी संरचना होती है वह लाइट स्टेन लेती, हल्का कलर लेती, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव होता है और हेट्रोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। अब देखिए, तो टर्म क्रोमेटिन डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, क्रोमेटिन जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के क्रोमा से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या है, कलर्ड मैटर या कलर्ड जो कि सबस्टेंसेस। तो इसका नाम इसीलिए दिया गया कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म में धागे जैसी संरचना होती है, जब इसको हम लोग बेसिक डाई से स्टेन करते हैं तो वह कलर ले लेता है, इसलिए इसका नाम क्रोमेटिन पड़ा। टर्म क्रोमेटिन वाज कॉइन्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट फ्लेमिंग इन 1882। इस शब्द को देने का श्रेय जर्मन के बायोलॉजिस्ट जो हैं फ्लेमिंग को जाता 1800 जो कि 82 में। अब क्रोमेटिन है क्या, तो क्रोमेटिन इज ए मास ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। मीनिंग क्रोमेटिन क्या है, मास ऑफ जेनेटिक मटेरियल है जो मुख्य रूप से डीएनए, प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब प्रोटीन में इसमें दो प्रकार की प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन भी होती है जो नेचर में बेसिक प्रोटीन है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है जो नेचर में एसिडिक प्रोटीन है। क्रोमेटिन इज बेस्ट स्टेन बाय बेसिक डाई, इसको हम लोग स्टेन कर सकते हैं बेसिक डाई से, जिसका नाम है एसिटोकार्माइन, या फिर दूसरी एक डाई है बेसिक डाई जो कि हिमेटोजाइलिन एट इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के इंटरफेज या इंटरफेज जो अवस्था उसमें स्टेन करके हम लोग इसको देख सकते हैं। कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो डीएनए, प्रोटीन और आरएनए तीन चीजें इसमें हैं। तो प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन क्या बेसिक प्रोटीन है। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इसमें इसके 4 यूनिट जो कि दो दो के क्रम में, जैसे यहाँ पर है हिस्टोन पर क्या H2A, H2B, H3 और H4, इसी को हम लोग हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। मतलब ये जो 4 सब यूनिट है दो दो मतलब प्रति में होती हैं। और हिस्टोन प्रोटीन बेसिक क्यों है, क्योंकि यह बेसिक अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक होती है क्योंकि वह एसिडिक अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। कई बार पूछा गया कि हम लोग जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को या न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करने के लिए बेसिक डाई का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका आंसर है कि जो जेनेटिक मटेरियल हम लोगों का वह नेचर में क्या होता है, वह नेचर में अम्लीय एसिडिक है, तो बेसिक डाइस क्या करता है, आसानी से उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करके उसको स्टेन करता है। अब देखिए, हाँ एक चीज कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सी वैल्यू और सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या। देखिए सी का मीनिंग यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। इस सी वैल्यू का मीनिंग क्या है कि एक स्पीसीज के जितने इंडिविजुअल होते हैं या एक स्पीसीज में जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, वो फिक्स होता है। तो इसे हम बोलते हैं सी वैल्यू। सी वैल्यू मतलब क्या हो गया, एक स्पीसीज में जितने ऑर्गेनिज्म आते हैं सब में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। इसको हम बोलते हैं सी वैल्यू। सी वैल्यू पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास। मतलब सी वैल्यू में इतना ज्यादा परिवर्तन क्यों है, डिफरेंसेज क्यों है। तो शुरुआती दौर में ये माना था वैज्ञानिकों का कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब जो जेनेटिक मतलब मटेरियल होगा या जो जीनोम साइज होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर अगर बहुत सिंपलेस्ट है तो उसमें जीनोम साइज बहुत छोटा होगा। लेकिन ये पाया गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज और उसके जीनोम साइज में कोई कोरिलेशन नहीं है। जैसे अमीबा है, सैलामेंडर है, इसमें जीनोम साइज ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा बड़ी होती है। तो ऐसे बहुत सारे इस तरह के अपवाद देखे गए। तो मीनिंग सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या है, तो इसका आंसर यह है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज या बॉडी जो है कि कॉम्प्लेक्सिटी और उसके जीनोम साइज में कोई कोरिलेशन नहीं होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। अब देखिए इंटरफेज क्या होता है, थोड़ा हम तुमने एक देख लेते हैं। इसमें भी कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं।
जैसे सेल साइकिल क्या अभी हम लोग पढ़े, सेल साइकिल एक साइक्लिक पैटर्न है जिसमें कोई न्यूली फॉर्म सेल जो होती है डिफरेंट फेज से होते हुए फिर दोबारा क्या आती है, डिवाइड होने के मैच्योर हो जाती है। तो सेल साइकिल में दो स्टेप मेन्स हैं, इंटरफेज और दूसरे को बोलते हैं एम फेज या माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज। इंटरफेज में 3 सब फेज हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। मतलब फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज और सेकेंड ग्रोथ फेज। एम फेज या माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज में 2 सब स्टेप हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब स्टेप है। साइटोकाइनेसिस 2 अलग अलग मेथड से होता है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस क्या होता है, बाइफरो के द्वारा होता है। बाइफरो का मीनिंग क्या होगा कि इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है वह पेरिफेरल टू सेंट्रल डिवाइड होता है। मतलब इस वाले में एनिमल सेल में जो सेल है, जैसे सेल है तो इसमें जो डिवीजन होता है वह पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होता है, तो इसको हम बोलते हैं बाइफरो एनिमल सेल में। और सेल प्लेट का मीनिंग क्या होता है, इसमें सेल के सेंटर में बीचों बीच एक प्लेट बनती है, डॉट बनती है, और ये डॉट क्या होता है, सेंटर से पेरिफेरी जाता है। तो इसका मीनिंग फिर से एक बार देखिएगा, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस किस मेथड से होगी, तो आंसर देंगे आप लोग बाइफरो। इसका मीनिंग क्या हो गया, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, वह पेरिफेरी टू सेंट्रल डिवाइड होता है। बाई सेल प्लेट, तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस बाई सेल प्लेट के द्वारा होती है। इसका मीनिंग क्या हो गया, तो इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है वह सेंट्रल टू पेरिफेरल जो है कि डिवाइड होता है। अब देखिए, अब क्रोमैटिन के 2 टाइप है। मीनिंग क्या हुआ कि जब हम लोग क्रोमैटिन को स्टेन करते हैं तो इसमें 2 प्रकार के रीजन, कुछ क्रोमैटिन का पार्ट जो होता है वह डार्क कलर ले लेता है, उसको हम लोग हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। और उसका ज़्यादातर पार्ट जो होता है वह देखा जाए तो वह हल्का लाइट कलर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन बोलते हैं। तो अब इनमें अंतर क्या है, 5 नंबर में कई बार अलग से डिफरेंस भी पूछा है, तो हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, यूक्रोमैटिन का मतलब क्या हो गया, यू मतलब वेल डेवलप या ट्रू, मतलब यह वास्तविक क्रोमैटिन होता है जो यूक्रोमैटिन है। तो यह देखने में कैसा प्रतीत होगा, जिसको हम लोग अध्ययन करते हैं, तो थिन, ओपन या अनकॉइल्ड, लूजली पैक्ड। मीनिंग जो यूक्रोमैटिन होता है वह थिन होता है देखने में, इस फेज में जो थ्रेड होते हैं ओपन या अनकॉइल होते हैं, लूजली पैक होते हैं। दूसरा अंतर, टेक लाइट स्टेन, जब हम स्टेन करते हैं तो जो यूक्रोमैटिन वाला रीजन होता है वह हल्का कलर लेता है। तीसरा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मीनिंग जो यूक्रोमैटिन रीजन में जो जीन्स हैं वह एक्टिव होते हैं या सक्रिय होते हैं या कहीं जेनेटिकली एक्टिव होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूक्रोमैटिन का रेप्लिकेशन सेल साइकिल के किस प्रावस्था में होता है, कई बार पूछा गया है। तो अर्ली एस फेज के अर्ली अवस्था में, शुरुआती दौर में। और अगला पॉइंट है मोर डीएनए देन आरएनए। अभी हम लोग पढ़ें कि क्रोमैटिन में 3 चीज, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो यूक्रोमैटिन में डीएनए की मात्रा ज्यादा होती है आरएनए के कंपैरिजन में। अब देखिए, हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, तो यह थिक होता है देखने में, हाईली कंडेंस्ड होता है। टेक डार्क स्टेन, इसको रंगने पर यह गहरा डार्क कलर ले लेता है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव या जेनेटिकली इनएक्टिव होता, मतलब इस रीजन में जीन जनरली जो होते हैं वह इनएक्टिव होते हैं। रेप्लिकेशन अगर वो हेट्रोक्रोमैटिन की कब होती है, तो लेट एस फेज में, मतलब एस फेज के लास्ट अवस्था में। मोर आरएनए देन डीएनए, इसमें आरएनए की मात्रा ज्यादा होती है डीएनए की तुलना में। अब एक चीज है कि जो हेट्रोक्रोमैटिन है इसके 2 टाइप हैं। पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन, और दूसरा फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वह परमानेंटली इनएक्टिव होता है, और कहाँ पाया जाएगा, तो क्रोमोसोम के टीलोमियर रीजन पर, सैटेलाइट वाले पार्ट पर, और अराउंड सेंट्रोमियर, मतलब इसके आसपास का जो रीजन होता है वह परमानेंटली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन। और फैकल्टेटिव जो कि हेट्रोक्रोमैटिन का मीनिंग क्या हो गया, कि यह क्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन का वह पार्ट है जो टाइम टू टाइम एक्टिव और इनएक्टिव होता रहता है।
और इसमें एग्जाम्पल क्या है, एक्स क्रोमोसोम आप जो कि मैमेलियन फीमेल, मैमल्स में जो मतलब फीमेल्स है उसमें एक्स क्रोमोसोम जो है वह इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि वह अल्टरनेटिवली एक्टिव और इनएक्टिव होता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर हम लोग आज के वीडियो का समरी देखें, इसमें कुछ 4 से 8 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें ये आ सकता है कि क्रोमैटिन है क्या है। तो हम लोग बताएंगे क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक धागे जैसी संरचना है जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती है या बिखरी होती है। क्रोमैटिन नाम क्यों दिया गया है, तो जब न्यूक्लियोप्लाज्म के इस धागे जैसी संरचना को बेसिक डाई एसिटो, अभी यहाँ लिखा गया एसिटोकार्माइन या हिमेटोजाइलिन, जब हम लोग स्टेन करते हैं तो यह कलर ले लेता है, इसलिए इसका नाम क्रोमैटिन रखा गया। खोज किसने किया था, इस शब्द को किसने दिया, तो इस शब्द को देने का श्रेय जो है कि फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक को जाता है 1882 में। इसके बाद प्रश्न आता है कि हेट्रोक्रोमैटिन और क्रोमोसोम में अंतर क्या है, कई बार पूछा गया है। देखिए हेट्रोक्रोमैटिन का मीनिंग क्या हो गया कि यह जेनेटिक मटेरियल की वह अवस्था है जो जनरली थिन होती है, लूजली पैक्ड होती है और सेल के डेली फंक्शन में या सेल के जो डेली जो एक्टिविटी है उसके लिए उत्तरदायी होती है। और क्रोमोसोम क्या मीनिंग है कि क्रोमोसोम ठीक डेंसली पैक्ड अवस्था है, थ्रेड लाइक जो कि स्ट्रक्चर का, और जो विशेषकर सेल डिवीजन के दौरान हमें जो कि दिखाई देता है। अब इसके बाद अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो क्रोमैटिन के 3 कंपोनेंट हैं, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए। इसमें प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रोटीन 2 प्रकार की होती है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है बेसिक प्रोटीन है क्योंकि यह बेसिक अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और नॉन हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन है क्योंकि एसिडिक अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। कई बार पूछा गया कि जो बेसिक प्रोटीन होती है, जो हिस्टोन प्रोटीन है, इसके कितने मतलब मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें 4 मोनोमर है, H2A, H2B, H3, H4, चारों के 2-2 जो कि मोनोमर है, तो 4 दूना 8, इसलिए इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। अब अगर हम लोग इसके टाइप की बात करें तो जब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को स्टेन करके हम लोग देखते हैं क्रोमैटिन को, तो क्रोमैटिन का कुछ भाग बहुत डार्क कलर लेता है, कुछ भाग हल्का लाइट कलर लेता है। तो डार्क कलर वाले को हम लोग हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं और लाइट कलर वाले को यूक्रोमैटिन बोलते हैं। यूक्रोमैटिन जेनेटिकली एक्टिव पार्ट है और हेट्रोक्रोमैटिन जेनेटिकली इनएक्टिव पार्ट है। हाँ, जो हेट्रोक्रोमैटिन है इसके 2 पार्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन जो परमानेंटली इनएक्टिव होता है, और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन जो एक्टिव और इनएक्टिव टाइम टू टाइम होता रहता है। ये कुछ प्रमुख प्रश्न है। ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, अच्छी लगती है, और चैनल पे आप लोग नए हैं और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर लगता है कि आप लोगों को कि वीडियो में कुछ जो सुधार की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।